हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। तो हम यहाँ पे जो हीलियम एटम प्रॉब्लम है उसको क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक नॉर्मल हीलियम एटम कंसीडर किया और जो नॉर्मल हीलियम एटम लेके चल रहे हैं तो उसका जो स्पिन है उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। और जो नॉर्मल हीलियम एटम होता है वो हमारे पास एप्लीकेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी का। और साथ में ही हम जो नॉर्मल हीलियम एटम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व अराउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ में। और साथ में हम कुछ अजम्पशन भी मान के चलेंगे यहाँ पे, लाइक जो न्यूक्लियस का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से इनफाइनाइट ज्यादा होगा। और साथ में ये भी मानेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर होगा, रेस्ट के अंदर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल हीलियम एटम एज एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी। तो जो नॉर्मल हीलियम एटम है वो एप्लीकेशन है किसका, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी का। और वो भी किसके लिए, नॉन डिजेनरेट सिस्टम के लिए। परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ए डबली चार्ज पॉजिटिव न्यूक्लियस। और उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर डबली पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट एज्यूम दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया जो न्यूक्लियस का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से इनफाइनाइट ज्यादा है। तो यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रॉन मूविंग इन पोटेंशियल की तरह। इस प्रॉब्लम को हम ट्रीट करेंगे सो दैट द प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड एज दैट एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है नॉर्मल हीलियम एटम की, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए पोटेंशियल की तरह ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम देखें नॉर्मल हीलियम एटम का, तो सपोज दैट ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हमने मान लिया Ze। और हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। न्यूक्लियस से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस है उसको हमने R1 बोल दिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया R2 और दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया R12। अब यहाँ पे हम इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता कर सकते हैं, पहले R1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोल दिया, इसको इलेक्ट्रॉन सेकंड बोल दिया, या ए या बी आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे न्यूक्लियस की रिस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Ze²। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, R1। ये हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का, तो इसका भी यही हो जाएगा Ze²। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस का और इसका, R2। और यहाँ पे एक टर्म और होगी, वो टर्म क्या होगी, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के जो रिपल्सन होगा उस रिपल्सन के बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जो क्या हो जाएगी हमारे पास इसी में प्लस में E² बाय R12। R12 क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने R12 से डिनोट किया है। अब अगर हम हीलियम एटम प्रॉब्लम को सोल्व करें तो इसको सोल्व करने का जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो क्या है कि हम जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको सोल्व करूं तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन एटम की तरह है और ये भी क्या प्रॉब्लम, एक हाइड्रोजन एटम की तरह है। तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन एटम मान के इसका सम कर दूं तो हमारे पास हीलियम एटम का जो रिजल्ट है, एनर्जी है, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा ही करेंगे, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन लेके चलेंगे और वेव इक्वेशन को बाद में हम स्प्लिट करेंगे इलेक्ट्रॉन 1 के लिए और इलेक्ट्रॉन 2 के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन अलग लिखेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन हम यहाँ पे अलग लिखेंगे। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन होगा वो हाइड्रोजन लाइक एटम के जैसा होगा, या हाइड्रोजन एटम जैसा होगा या हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा होगा। उसका जो रिजल्ट है वो हम हाइड्रोजन एटम में ऑलरेडी उसका जो आइगन फंक्शन है या उसकी जो आइगन वैल्यू है हम वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास जो रिजल्ट आया, हमने मान लिया जो हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्ट आया वो मान लिया हमने Psi1 आया, सपोज सिर्फ मानना है Psi1। दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, सपोज Psi2 आया हमारे पास।
तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है। अब हीलियम एटम में डिफरेंस क्या है, हीलियम एटम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की रिपल्सन की पोटेंशियल एनर्जी भी है और हाइड्रोजन एटम के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम निकालेंगे, सेकंड हाइड्रोजन एटम निकालेंगे और उसके बाद इसका जो रिपल्सन का पोटेंशियल एनर्जी है उसको पता करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, सॉरी जो हैमिल्टोनियन होगा, वो दो टाइप का हैमिल्टोनियन होगा। एक तो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा, जो हाइड्रोजन एटम का हम जितना भी लेके चलते हैं वो अनपर्टर्ब्ड में आएगा। और परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो एनर्जी की करेक्शन करनी है वो कौन सी करनी है, इस वाली टर्म की हमने एनर्जी की करेक्शन करनी है, क्योंकि ये वाली टर्म क्या है, अलग है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर तो हम निकाल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, पर जब बात करते हैं हीलियम एटम की, तो हीलियम एटम में जो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्सन भी आ जाता है। तो हाइड्रोजन एटम का निकाल के और फिर उसके अंदर हम ये वाली टर्म क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखी। फर्स्ट में क्या था, ये वाली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ पोटेंशियल एनर्जी थी न्यूक्लियस की, ये वाली टर्म अट्रैक्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बता रही है। ये वाली टर्म सेकंड इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बता रही है। और ये जो E²/R12 है, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है उसको रिप्रेजेंट करके बता रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ये न्यूक्लियस माना है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 और ये फर्स्ट सब डिस्कस कर चुके। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने V से रिप्रेजेंट किया और पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने ये बताया जो R1 एंड R2 क्या है, R1 और R2 जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन सेकंड का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। और उसके बाद ये जो R12 है, ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अब इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकालेंगे। तो टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो क्या होगा हमारे पास, हैमिल्टोनियन होता क्या है, हैमिल्टोनियन होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर्स का सम होता है। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन निकालेंगे तो H इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, T प्लस V। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर ऐड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो काइनेटिक एनर्जी वो हैमिल्टन ऑपरेटर से मिल जाएगी हमें। तो जो हैमिल्टोनियन होगा सिस्टम का, वो क्या होगा, -h²/2m del1 का स्क्वायर प्लस del2 का स्क्वायर। और आना चाहिए था प्लस, पर यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसमें क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -ZE²/R1 -ZE²/R2 प्लस E²R12। तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरे सिस्टम का हैमिल्टोनियन। अगर आप चाहो तो इस टर्म को, बहुत सारी बुक में इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म, इसको मैं बोलता हूँ टर्म फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास द ऑपरेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड एंड थर्ड टर्म रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो थर्ड और फोर्थ टर्म पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी उसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद जो फोर्थ टर्म है, ये वाली टर्म हमारे पास रिप्रेजेंट करके बता रही है जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है उसको ये रिप्रेजेंट करके बता रही है। तो उसके बाद ये बता दिया जो लास्ट टर्म है रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बता रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब तक हमने यहाँ पे सिस्टम का हैमिल्टोनियन पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, द वेव इक्वेशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमने यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज किया है, Hψ = Eψ, और H0 और ψ0 ये किसके लिए यूज किया है, हमने अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए यूज किया है। और हम हीलियम एटम प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, helium atom problem can be solved easily taking as the sum of two hydrogen atom means ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस,
इन दोनों का पहले निकालेंगे। ये क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन का ही लेके चलेंगे। वो प्रॉब्लम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन एटम की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक हाइड्रोजन एटम हो गया हमारे पास ये वाला, और ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस क्या हो गया, सेकेंड हाइड्रोजन एटम हो गया। तो इस प्रॉब्लम को हम दो हाइड्रोजन एटम का जो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकाल के उनका सम करके, और फिर उसके अंदर ये वाला टर्म हाइड्रोजन एटम के अंदर नहीं है, जो रिपल्सन की पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो ये प्रॉब्लम हम अलग से सोल्व करेंगे। और फिर जो हमने टू हाइड्रोजन एटम का जो सम निकाला है उसके अंदर ये वाली टर्म हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो हीलियम एटम का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो हीलियम एटम प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इजिली टेकिंग एज द सम ऑफ टू हाइड्रोजन एटम का सम करके हम हीलियम एटम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द वेव इक्वेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटम। अब हम यहाँ पे जो हीलियम एटम प्रॉब्लम है, टू इलेक्ट्रॉन का जो वेव इक्वेशन होगा वो हम कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू है, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू आई हुई है, ये कंप्लीट वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन एच साई इक्वल टू ई साई के अंदर। हम इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, एच का वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज, और इनटू में साई, और इनटू इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ई साई आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही किया है, जो एच साई इजिकल टू ई साई, उसमें जो हैमिल्टोनियन है उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया, और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास ये पूरा एच का वैल्यू, ये साई इक्वल टू ई साई, तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन आ गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हीलियम एटम का वेव इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, दो इलेक्ट्रॉनों का जो वेव इक्वेशन है, ये हर उस एटम के लिए एप्लीकेबल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक हीलियम के लिए एप्लीकेबल है, या लिथियम पॉजिटिव के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, और बेरिलियम 2 पॉजिटिव के लिए भी ये वाली जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम थोड़ा सा अलग लिखेंगे। ये वाली जो टर्म है हमारे पास आएगी हाइड्रोजन एटम की। मीन्स हम ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास है हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी, सिंगल हाइड्रोजन एटम की। ये वाली जो एनर्जी है वो सेकेंड हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाली जो टर्म है वो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉनों के बीच का। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लेके चलेंगे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के अंदर, और ये वाला जो सिस्टम है E²/R12 इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो रिपल्सन की एनर्जी है इसको हम काउंट करेंगे जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उसके अंदर। या एनर्जी का करेक्शन हमें इसी टर्म का करना है। ये एनर्जी तो हमारे पास ऑलरेडी है दो हाइड्रोजन एटम की। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हमने रीराइट किया। रीराइट करने में क्या था, ये वाली जो टर्म है E²/R12 इसको हमने सबसे अलग लिख लिया। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो इक्वेशन नंबर 3 है वो अप्लीकेबल है कौन से एटम के लिए, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लीकेबल, लाइक हीलियम, लिथियम पॉजिटिव या बेरिलियम 2 पॉजिटिव के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देन उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 3 है उसको हमने रीराइट किया। ये वाली जो टर्म है इसको हमने अलग से लिख लिया। ये वाली टर्म एज इट इज, जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है वो एज इट इज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एज इट इज, सेकंड इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज, और जो इलेक्ट्रॉनों के बीच के रिपल्सन का पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने यहाँ पे अलग से लिख लिया, और इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये हाइड्रोजन एटम के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लेके चलेंगे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के अंदर, और ये वाली जो टर्म है वो काउंट होगी पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन को हमने स्प्लिट कर लिया दो पार्ट के अंदर, एक तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और एक अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के अंदर क्या आएगा, जो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो प्रॉब्लम, हाइड्रोजन एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो हम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के अंदर लेके चलेंगे, और पर्टर्ब्ड के अंदर क्या लेके चलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है वो हम पर्टर्ब्ड के अंदर लेके चलेंगे। तो जो हैमिल्टोनियन है उसको हमने लिखा है H इजिकल टू H0 प्लस H डैश। H0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, और H डैश यहाँ पे जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एच नोट इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाय 2 एम नोट। एम नोट क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल वन का स्क्वायर प्लस डेल टू का स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर वन माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर टू। ये हमारे पास क्या है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। आया कहां से, आया इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 को हमने जब रीराइट किया तो ये वाली जो टर्म है वो क्या है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और ये वाली जो टर्म है वो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो एच नोट इज अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन एंड पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जिसका हमने एनर्जी का करेक्शन करना है तो वो हमारे पास क्या है, एच डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर 12। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5 और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास ये जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है इसके लिए वेव इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होती है हमारे पास एच नॉट साई नॉट इक्वल टू ई साई, ई नोट साई नोट लिख सकते हैं। एच नोट की वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो ये कंप्लीट एच नोट की वैल्यू अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो हमारे पास वेव इक्वेशन आ जाएगी अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए। तो द वेव इक्वेशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, तो ये हमने एच की वैल्यू पुट की इनटू में साई और इज इक्वल टू ई साई। ये इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट कर रही है जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उसका वेव इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जो हमारे पास साई है, साई को हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अलग लिखेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए अलग लिखेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो हैमिल्टोनियन है उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है उसको अलग लिखेंगे और सेकंड इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है उसको अलग लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो साई नोट है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया साई 1 नोट और साई 2 नोट, और सेम एज इट इज जो एनर्जी है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का अलग होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन का अलग होगा। वैसे ही जो वेव फंक्शन है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का अलग और सेकंड इलेक्ट्रॉन का अलग। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ई नोट उसको हमने लिख दिया E1 नोट प्लस E2 नोट, और ये जो दोनों वैल्यू हैं इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए और बी को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, और जब 6 के अंदर पुट करूंगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साई 1 की अलग वैल्यू मिलेगी, जो मीन्स जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जितना भी सिस्टम है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं अलग लिख लूंगा, और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है उसको मैं अलग लिख लूंगा। तो यहां से हमारे पास साई 1 की वैल्यू अलग मिलेगी और साई 2 की वैल्यू अलग मिलेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द इक्वेशन नंबर 6 स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको हमने स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सिस्टम अलग लिख लिया, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम उसको हमने अलग लिख लिया। तो द इक्वेशन नंबर इक्वेशन फॉर साई 1 की जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डेल 1 साई 1 का स्क्वायर। इसको आप जब सोल्व करोगे, ये वाली वैल्यू पुट करके जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं, ये वाली टर्म इस तरफ लेके आओगी और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है उसको अलग लिखना, इक्वल टू क्या है, ई साई नोट। इस टर्म को उठा के उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का, और माइनस उस पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लेना। जब माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे ये 2m नोट ऊपर चला जाएगा और एच कट स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास वहां से क्या मिलेगी, जो साई 1 नोट की वैल्यू है वो हमें यहां से मिल जाएगी। तो साई 1 नोट की वैल्यू क्या आई है, डेल 1 स्क्वायर साई 1 नोट प्लस 2m नोट बाय एच कट स्क्वायर E1 नोट प्लस जेड ई स्क्वायर बाय, और ये हमें कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी, सेम एज इट इज हमें साई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर जो 8 है हमारे पास, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये जो वेव फंक्शन आया है ये हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन आया है हमारे पास, ये हाइड्रोजन के जैसा ही वेव फंक्शन आया है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसकी जो आइगन वैल्यू होगी, इसका जो आइगन फंक्शन होगा वो किसके जैसा होगा, हाइड्रोजन एटम जैसा ही होगा। तो डायरेक्ट हम इनका जो रिजल्ट है वो यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वेव इक्वेशन है किसकी है, हाइड्रोजन एटम की वेव इक्वेशन है, और ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम की वेव इक्वेशन है। और हाइड्रोजन एटम हम ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहो तो अगर आप नहीं देखते तो आपको डायरेक्ट इनका जो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो उसके बाद इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, जो इक्वेशन नंबर 7 और 8 है वो हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, और इनका जो सॉल्यूशन है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू का देखते हैं। तो E1 और E2, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी है और सेकंड इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइड्रोजन एटम है,
सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइड्रोजन एटम की तरह हम उसको ट्रीट करके चल रहे हैं, तो दोनों का एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और उसका जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस जेड स्क्वायर एम नॉट ई की पावर 4 डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। टर्म थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो एम नॉट ई की पावर 4 और एच कट स्क्वायर, इसको हमने पुट कर दिया ओमेगा एच, और तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर ओमेगा एच डिवाइड बाय एन स्क्वायर। यहाँ पे हमने बता दिया ओमेगा एच, सॉरी जो डब्ल्यू एच है या ओमेगा एच बोल लो आप, उसको हमने ये वाली टर्म पुट कर दी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके वेव फंक्शन की, इक्वेशन नंबर 7 के जो सॉल्यूशन की बात करें, तो इसकी जो आइगन फंक्शन होगी वो आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है यहाँ भी हाइड्रोजन एटम का, साई 1 नॉट रूट जेड की पावर क्यूब या जेड की पावर 3 डिवाइड बाय पाई ए नोट की क्यूब ब्रैकेट क्लोज अंडर द रूट ई की पावर जेड माइनस जेड R1 डिवाइड बाय ए नोट। ये हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन नंबर 7 है उस इक्वेशन नंबर 7 का जो आइगन फंक्शन है या वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ये हमारे पास यहाँ पे ये मिल गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सी। और सेम एज इट इज जो इक्वेशन नंबर 8 है हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी हमें बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे R1 है, वहां पे क्या मिल जाएगा, हमें R2 मिल जाएगा, पर सॉल्यूशन सेम एज इट इज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 थी, जो सेकंड हाइड्रोजन एटम की जो इक्वेशन थी उसका जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सो टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। अब हमारे पास जो एनर्जी है वो बेसिकली दो फॉर्म के अंदर है, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। फर्स्ट ये वाली जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है, और ये वाली जो है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर हम यहाँ पे टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी निकाले तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का और सेकंड हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आ जाएगी। तो ये E1 है वो फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम का एनर्जी है, जो E2 है वो सेकंड हाइड्रोजन एटम का एनर्जी है। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E1 और E2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल है, और वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जेड स्क्वायर WH एन स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम में जो n की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जेड स्क्वायर ओमेगा सॉरी WH, और सेम एज इट इज E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड स्क्वायर WH। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे E1 की जगह और E2 की जगह, और दोनों का जब सम करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस 2z स्क्वायर WH और n इजिकल टू 1। ये किसके लिए आ गया हमारे पास, ग्राउंड स्टेट के लिए आ गया। तो ये तो हमने बात की किसकी, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी की। अब बात करते हैं हम पर्टर्ब्ड एनर्जी की। पर्टर्ब्ड एनर्जी का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी देखा था, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो टर्म है वो किसके अंदर आती है, अनपर्टर्ब्ड के लिए अंदर आती है। अनपर्टर्ब्ड का एनर्जी तो हमने निकाल लिया हाइड्रोजन एटम से, अब अनपर्टर्ब्ड का एनर्जी निकाला है, और जो पर्टर्ब्ड का एनर्जी है वो किससे निकालेंगे, E स्क्वायर R डिवाइड बाई R12 से। इससे हम जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, जो पर्टर्ब्ड एनर्जी है उसको हम इस टर्म से निकालेंगे जो हमने H डैश से लिखी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी E1, जो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी है उसको हमने E1 से लिखा, इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पर्टर्बेशन फंक्शन। और जो पर्टर्बेशन फंक्शन है, पर्टर्ब्ड फंक्शन है, वो हमारे पास क्या है, H डैश क्या है, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, E स्क्वायर बाय R12। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू निकालने का, जो पर्टर्ब्ड एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन साई नोट स्टार, यहाँ फिर हम ये बोल सकते हैं जो साई का कंजुगेशन H डैश साई नोट और डी टाउ क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट है। और अब हम क्या करेंगे, जो H डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, E स्क्वायर बाय R12, और साई नोट और साई 2, इसकी वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अगर आइटा वाली टर्म होती तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होता, तो हम यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे H डैश की जगह हमने E स्क्वायर बाय R12 रखा, और इन दोनों को हमने साथ कर दिया, तो साई नोट स्क्वायर, और ये जो वॉल्यूम
ये वाली डी टाउ वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिखी। और ये साई स्क्वायर करने का एक रीजन आप यहाँ पे और लिख सकते हो। तो दूसरा रीजन क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो एच डैश है ये कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है। अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता तो हम यहाँ पे इसको एच नॉट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे हमारे पास जो एच डैश है वो सिंपल परटर्ब्ड वैल्यू है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, साई नॉट स्क्वायर और डी टाउ लिख दिया। इसके बाद जो हमारे पास साई नोट है इसको हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अलग अलग लिख लिया इस फॉर्म में, साई नोट इज इक्वल टू साई वन एंड साई टू। यहाँ पे साई वन की वैल्यू रखी और यहाँ पे हमने साई टू की वैल्यू रखी। तो साई वन की वैल्यू हमारे पास ये है और साई टू की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करने के बाद ये वाली जो टर्म है इन दोनों में से कॉमन आ रही थी, हमने यहाँ पे कॉमन लिख दी और इस टर्म को हमने लिख दिया e की पावर माइनस रो वन बाय टू और इस टर्म को हमने लिख दिया e की पावर माइनस रो टू बाय टू। और यहाँ पे जो साई वन और साई टू की जो वैल्यू है वो बेसिक हाइड्रोजन एटम ऑफ ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो रो वन और रो टू कैसे पुट किया है, तो रो वन की जो वैल्यू है वो हमने क्या लिखी, यहाँ से रो वन की वैल्यू टू जेड आर वन बाय ए नोट और रो टू की वैल्यू टू जेड आर टू बाय ए नोट। कहाँ से आई ये वैल्यू, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी पावर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 से डिवाइड करवाएंगे। फिर उसकी जगह हमने यहाँ पे रो वन और रो टू पुट कर दिया इस वैल्यू की जगह, इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे ये टर्म किस में है, e की पावर में है और इसको हमने यहाँ पे किस में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल में लिख दिया। ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज z की पावर 3 पाई ए नोट क्यूब, एक्सपोनेंशियल में इस टर्म को लिख दिया। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में लिखा और इसके अंदर से जो कुछ कॉमन आ रहा था वो हमने लिखा और रो वन माइनस रो वन और माइनस रो टू डिवाइड बाई जो 2 है वो यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास ये जो रो वन है, रो वन इज द फंक्शन ऑफ आर। ये रो वन किसका फंक्शन है, आर वन का फंक्शन है। रो टू किसका फंक्शन है, आर टू का फंक्शन है। अगर मैं बात करूं किसकी, रो वन टू की, तो रो वन टू किसका फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे रो वन टू हो जाएगा। रो वन टू की वैल्यू 2 जेड आर वन टू बाय ए नोट, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रो वन टू की। उसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड फाई। अब यहाँ पे हम जो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है आर थीटा एंड फाई। तो हमारे पास ये जो डी टाउ वाली टर्म है ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। अब 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए वॉल्यूम एलिमेंट को अगर हम आर थीटा फाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में खोलेंगे तो क्या आएगा, डी टाउ इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर डी आर वन साइन थीटा वन डी थीटा वन डी फाई वन, ये वाली पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी किसकी जगह, डी टाउ की जगह। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी है, परटर्ब्ड एनर्जी है, वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट लिखा है, अभी बताएंगे ये वाली टर्म कहाँ से आई है। जेड ई स्क्वेयर बाय 32 पाई नोट पाई स्क्वेयर ए नोट। और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, यहाँ पे हमने बात की थी वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो उसका हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया। वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 0 से पाई 2 पाई, उसके बाद 0 से पाई और 0 से इन्फिनिटी, ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये वाला सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 0 से 2 पाई 0 से पाई एंड 0 से ये। और आगे की जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है हमने यहाँ पे ये वेट ए मिनट, ये वाली जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज, ये एज इट इज लिख दी। और इनटू में जो डी टाउ की जो वैल्यू थी हमारे पास, वो डी टाउ की वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। और जो रो वन टू की वैल्यू है, रो वन टू इज द फंक्शन ऑफ आर वन टू, क्योंकि जो रो वन है वो किसका फंक्शन था, आर वन का। रो टू किसका फंक्शन था, आर टू का। तो रो वन टू किसका फंक्शन हो जाएगा, आर वन टू का फंक्शन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो टर्म कहाँ से आई, तो ये अभी देखते हैं हम। तो इस टर्म का आइडिया भी देते हैं हम आपको। ये टर्म आई है हमारे पास, ये जो डी टाउ वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म, और इसके अंदर हमें R1 और R2 दिख रहा है। ये R1 है और यहाँ पे ये R2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जो R1 और R2 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि R1 और R2 को हमने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, रो वन और रो टू के अंदर।
अब हमारे पास R1 कहाँ से आएगा, R1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो R1 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। ये R1 हमने यहीं पे रखा, R1 की वैल्यू निकाल देता हूं यहाँ पे। R1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ρ1 A0 डिवाइड बाय 2Z। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R1 स्क्वायर की चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये Z स्क्वायर। वेट ए मिनट, इसको यहाँ पे बताते हैं, एक सेकेंड। तो R1 का वैल्यू क्या था, ρ1 का वैल्यू क्या था हमारे पास, ρ1 का वैल्यू था 2Z R1 बाय A0, और हमें यहाँ पे वैल्यू किसका चाहिए, R1 स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे R1 स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से निकल सकता है, R1 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है। हम R1 का वैल्यू निकाले पहले, तो R1 का वैल्यू निकाला हमने यहाँ पे, ये वाली टर्म यहीं रखी, बाकी उस तरफ लेके जाएंगे तो ρ1 A0 2Z। ये R1 की वैल्यू हमें चाहिए R स्क्वायर की वैल्यू, तो बहुत तरफ स्क्वायर कर देंगे, रो स्क्वायर A0 स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये Z स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास 4 तो आ चुका। उसके बाद सेम एज इट इज अगर हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास ρ2 का स्क्वायर A0 का स्क्वायर और 4Z स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास 4 इंटू 4 क्या होगा 16, तो नीचे हमारे पास 16 तो आ गया, हमें लेके क्या आना है 32। उसके बाद यहाँ पे हम जो R1 और R2 है इसका यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि R1 और R2 का जो फंक्शन है उसको हमने कन्वर्ट किया है ρ1 और ρ2 के अंदर। तो उसके बाद ये बता रखा है कि हम यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है इसे ρ1 वाली वैल्यू से निकाल लेंगे, R2 की वैल्यू से ρ2 वाली वैल्यू से निकाल लेंगे, और सेम एज इट इज। और ये जो वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पे, और ये जो वैल्यू निकाली है R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर और R12 की जो वैल्यू निकाली है वो हम इस डी टाउ वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। और ये सब पुट करने के बाद में हम फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ R1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, DR स्क्वायर की, DR1 स्क्वायर की। तो इसका हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ये जो R की वैल्यू आई है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास DR1 की और DR2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो वैल्यू हम किसके अंदर पुट करेंगे, डी टाउ के अंदर पुट करेंगे। और नीचे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और 64 को 32 के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम जब DR1 और DR2 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे हमारे ऊपर क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। 2 से ये 32 64 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा 32। तो यहाँ पे हमें जो आगे की जो टर्म है वो कहाँ से मिलेगी, डी टाउ से मिलेगी। डी टाउ से कैसे, R1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, R2 की वैल्यू निकालेंगे यहीं से, और फिर क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे। बाद में उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद फिर से हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। और पुट करने के बाद फिर हमें वो आगे जो वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये एज इट इज हमने लिख दिया, ये टर्म यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद हमने यहाँ पे बताया जो ρ1 2 की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। ρ12 इज द फंक्शन ऑफ R12। तो यहाँ पे इस टर्म को, कंप्लीट टर्म को सोल्व करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इस डिफिकल्टी को सोल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो दिस में भी एक्सप्रेस एज, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिखी, Z² बाय 32 पाई स्क्वायर A0। और ये वाली जो टर्म है इसको भी हमने एज इट इज लिखा, e की पावर ρ1 इंटू e की पावर माइनस ρ2 डिवाइड बाय ρ12। और यहाँ पे ये जो टर्म है ये वाली और ये वाली टर्म, इसको हमने पुट कर दिया dV1 और dV2। यहाँ पे फिर हमने बताया कि dV1 इस टर्म को पुट किया और dV2 इस टर्म को पुट किया। पुट करने का रीजन ये था कि इस टर्म को, कंप्लीट टर्म को सोल्व करना क्या था, बहुत मुश्किल था। तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लिया। अब इसको सोल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। और इक्वेशन ये वाली टर्म एज इट इज रखते हैं और इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं पहले। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इसको सोल्व करने लगे तो हमारे जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 30 मिनट के आसपास की हो चुकी है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा हमारे पास, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन डायरेक्ट यूज करें हम यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ρ1 और इनटू में e की पावर माइनस ρ2
डिवाइड बाय ρ12 इंटू dV1 और dV2। इस पूरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आएगा हमारे पास 20 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसकी वैल्यू उठा के हम इसी इक्वेशन में रखेंगे और फिर से उसको फर्दर सोल्व करेंगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट हम इसका जो रिजल्ट है वो यूज कर सकते हैं। अगर सोल्व करने लगेंगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी। ये वाली जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज, जो सेकंड इंटीग्रेशन था उसको सोल्व करने के बाद 25 स्क्वायर ये मिला हमें। यहाँ से जब इसको कैंसिल करने के बाद इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। यहाँ पे हमने जो ए नोट की वैल्यू है, ए नोट की वैल्यू हम वहां पे निकालते हैं जहाँ पे डब्ल्यू एच की वैल्यू निकालते हैं, वहां पे हम ए नोट की वैल्यू भी पुट करते हैं। और ए नोट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -h का स्क्वायर बाय एम नोट ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ए नोट की वैल्यू पुट कर दी। ए नोट की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन के बाद अंदर ये वाली जो टर्म है इसको हम ऊपर लेके गए, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे हम ओमेगा एच की जो डब्ल्यू एच की वैल्यू हो वो पुट करेंगे। डब्ल्यू एच की वैल्यू में 2 आएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास 8 से 4 बच जाएगा। और ये हमारे पास जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी आई है, जो परटर्ब्ड एनर्जी है 5/4 ओमेगा एच, ये हमारे पास परटर्ब्ड एनर्जी आई है। इस परटर्ब्ड एनर्जी को और अनपर्टर्ब्ड एनर्जी को जब हम ऐड करेंगे तो परटर्ब्ड एनर्जी किससे आई है, जो हैमिल्टोनियन है, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उससे, और जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है वो जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन था उससे आई है। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे हमने जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी थी वो लिखी है, और यहाँ पे ये जो पर्टर्ब्ड एनर्जी है वो लिखी है, दोनों का सम किया। सम करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे हम जब Z की वैल्यू पुट करेंगे हीलियम एटम के लिए तो 2 होता है हमारे पास। 2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, किसके लिए, हीलियम एटम के लिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ हीलियम एटम ऑफ ग्राउंड स्टेट विदाउट परटर्बेशन। तो हीलियम एटम की जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है विदाउट परटर्बेशन वो कितना आएगी, -4 बाय ए नोट। तो यहाँ पे लास्ट में आके हमने कुछ रिजल्ट यूज किए हैं। इस ऑल ओवर हीलियम एटम में मेनली हमारे पास क्या होता है, यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 2 हाइड्रोजन एटम है उनका एनर्जी निकालें, और जो 2 हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी होगा हमारे पास वो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी होगा। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन का जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी था, जिसको हमने परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन बोला था, उस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन से हमने जो परटर्ब्ड एनर्जी वो निकाली। उसके बाद हमने जो अनपर्टर्ब्ड और परटर्ब्ड एनर्जी, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन एटम से, जो 2 हाइड्रोजन एटम के सम से जो हमें एनर्जी मिली है, और बाद में जो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन से जो हमें एनर्जी मिली या परटर्ब्ड एनर्जी, इन दोनों का हमने सम किया। सम करने के बाद हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी हीलियम एटम की। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट यूज किए थे वो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया हो।